बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है ये। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी, यानी स्टडी ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्जन विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, उसे हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप, कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो थर्मोडाइनमिक्स लॉ को ओबे करती है। बायो एनर्जेटिक्स ओबे द थर्मोडाइनमिक लॉ, यानी सन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, जो हमारा सूरज है वो सोलर एनर्जी का सोर्स है। और सोर्स ऑफ जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वो सोलर एनर्जी जो है हम एब्जॉर्ब करते हैं बाय क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट। यानी क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो मेटाबॉलिज्म जब हम प्लांट ईट करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म का सोर्स है। तो बेसिकली सोलर एनर्जी जो है वो सोर्स है मेटाबॉलिज्म का। सोलर एनर्जी क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोरोफिल, एटीपी एंड केमिकल एनर्जी जो है वो फिर शुगर में स्टोर हो जाती है। यू नो दैट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 पानी के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो ग्लूकोज बना देते हैं, और साथ में बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन का रिलीज़ कर देते हैं। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड कौन से होते हैं, जो एच डोनर होते हैं, जो एच को डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होते हैं। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड जो है फिर बाद में फिर वो रिड्यूस्ड कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड जो होते हैं ये एनर्जी पुअर कंपाउंड हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जबकि रिड्यूस्ड कंपाउंड जो हैं एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइज्ड एनर्जी पुअर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, अभी यहाँ मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइज्ड एनर्जी पुअर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट को यूज़ करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो इसे जो है हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ देखें किस तरह से ये जो इसका डेफिनेशन को केमिकली इन्होंने डिफ़ाइन किया। उसके बाद वाटर एंड फोटोसिंथेसिस का आपस में क्या रोल है। यू नो दैट 1930 के अंदर वैन नील ने सबसे पहले प्रपोज किया, वाज प्रपोज्ड, ये हाइपोथेसिस को प्रपोज किया कि वाटर जो है वो सोर्स है ऑक्सीजन का, यानी जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, आइदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर में भी मौजूद है, तो जो बाय प्रोडक्ट बनी है ऑक्सीजन वो पानी से आई है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। इसको जो है एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास 1930 में वैन नील ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस। हिज हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। उसने अपना जो हाइपोथेसिस था, मफरूज़ा था, वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बेस पर था। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखें कि ऑक्सीजन की क्या नीड है या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन जो है उसमें हमें एनर्जी की नीड्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी, इससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मेक्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनती है। 1940 में वैन नील हाइपोथेसिस वाज कंफर्म्ड बाय साइंटिस्ट। फिर बाद में वैन नील के हाइपोथेसिस को दूसरे लोगों ने भी कंफर्म्ड किया बाय यूजिंग ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो उन्होंने 2 प्लांट्स के ग्रुप लिए। ग्रुप 1 के प्लांट्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वाटर में उन्होंने ऑक्सीजन का जो आइसोटोप था वो 18 रखा। तो इससे हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ हुई है वो वाटर से आई है, यानी ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 जो है वो अलग से देखें रिलीज़ हुआ है, CH2O H2O प्लस OH। जबकि ग्रुप 2 प्लांट में उन्होंने ये जो हैवी आइसोटोप था 18, ये कार्बन डाइऑक्साइड को दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास फ्री ऑक्सीजन थी उसमें कोई आइसोटोप नहीं था, तो इससे कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि H2O जो है वो स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन एंड 2H2O के अंदर। O2 बिकम्स द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, जबकि 2H2 जो यानी हाइड्रोजन है वो रिड्यूस टू रिड्यूसिंग एनर्जी में रिड्यूस हो जाती है। NADP पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, तो NADPH2। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
तो ये साइट है फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। लीव्स आर द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट प्लांट। पत्तों के अंदर ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, पत्तों में ही मौजूद होता है। 1.5 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, इतने ज़्यादा यहाँ मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये मेसोफिल जो टिश्यूज़ होते हैं उनके लीफ के पत्तों के अंदर जो मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल्स में मौजूद होते हैं। 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट जो है वो हर सेल में मौजूद होता है, मेसोफिल सेल में। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में भी देखा, लेकिन अब इसको अगेन देखते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनवेलप्ड होते हैं। इनके अंदर स्ट्रोमा मौजूद होता है, ये फ्लूइड रीजन विच कंटेन मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्ट्रोमा जो है ये डेंस फ्लूइड रीजन है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन वगैरह भी यहीं पर होती है। थैलाकॉइड जो हैं ये भी स्ट्रोमा में मौजूद होती हैं। थैलाकॉइड सैक्स आर स्टैक्ड इन कॉलम। थैलाकॉइड सैक्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई होती हैं एक कॉलम में, जिसे आप ग्रेना कहते हैं। क्लोरोफिल जो हैं ये इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं और इसे ग्रीन कलर देते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आर थिन एंड दस इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। तो थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पर एक्चुअली केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है, यानी एटीपी सिंथेसिस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एटीपी। क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा जो एनर्जी केमिकल एनर्जी में एटीपी NADPH में, विच आर यूज टू सिंथेसाइज शुगर। जो कि ये एनर्जी फिर इस्तेमाल होती है शुगर फॉर्मेशन के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अच्छा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, दो सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं, जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। विजिबल लाइट की जो होती है 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होती है, और इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, लाइक वाइब्रियो इसको भी कह सकते हैं, लाइक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं जो इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ही होगा। क्लोरोफिल जो है वो 3 फॉर्म में मौजूद होता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C। और एक्सेसरी पिगमेंट्स भी मौजूद होंगे जिसे आप कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स फर्दर 2 फॉर्म में मौजूद है, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। जो कैरोटीन होता है वो उसका जो कलर होता है वो रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट होता है, रेड और ऑरेंज के के दरमियान जो चीज़ होती है। जबकि ज़ैंथोफिल जो है वो येलो एंड ऑरेंज होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात हो रही है। मैंने आपको बताया कि जो पिगमेंट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, और 2 तरह के हैं, मेन पिगमेंट एंड एक्सेसरी पिगमेंट। अगर हम क्लोरोफिल को देखें जो कि मेन पिगमेंट है, इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है मेनली ये एब्जॉर्ब करता है वायलेट, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज कलर को, और ग्रीन, येलो एंड इंडिगो को ये लीस्ट एब्जॉर्ब करता है। तो ज़्यादा ये एब्जॉर्ब जिन लाइट्स को करता है वो वायलेट, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं relative abilities of different pigments to absorb different wavelength of visible light, देखने के लिए कि किस पिगमेंट ने किस जो है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो इसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, येलो एंड ऑरेंज का जो एब्जॉर्प्शन ग्राफ है, ये प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ग्राफ आपको दिखाया गया। उसके बाद क्लोरोफिल अगर हम बात करें जो कि मेन पिगमेंट है, हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट है। एक्सेसरी पिगमेंट भी थे जिसे कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन्स कहा जा रहा था। तो जो मेन पिगमेंट है उसका फिर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका हेड एंड टेल है। हेड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में, और स्क्वायर होता है, फ्लैट फॉर्म होता है, और इसके अंदर इसका जो हेड होता है उसे रिंग की फॉर्म में होता है जिसे पोरफायरिन रिंग कहते हैं। तो पोरफायरिन रिंग को भी मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाने की कोशिश की है। देखें 4 रिंग्स मौजूद हैं। ये जो 4 रिंग्स हैं इनको हम पायरोल कहते हैं, और इस पूरे हेड को हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं।
तो यहाँ देखें ये 4 रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, बीच में मैग्नीशियम है क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है, और साथ में यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4। तो पोर फायरिंग जो है इस कंपोस्ट ऑफ 4 स्मॉलर पायरोल रिंग। पायरोल रिंग इज कंपोस्ट ऑफ कार्बन। अच्छा, ये पायरोल रिंग जो है आपको पता होना चाहिए कि किससे मिलकर बनती है। ये जो छोटी छोटी 4 रिंग्स हैं ये कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन्स एंड मैग्नीशियम जो सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल का, इनसे मिलकर ये 4 पायरोल रिंग बनती हैं। इन चारों को कलेक्टिवली हम पोरफायरिन कहते हैं। वाइल हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास उसके अंदर आयरन मौजूद होता है, और ये जो हमारे पास है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर अट्रैक्टेंट है। एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर सनलाइट की होती है। तो ये तो हेड का स्ट्रक्चर था क्लोरोफिल का। इसके अलावा इसकी जो टेल है वो सिंपल होती है, लॉन्ग चेन होती है, और उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं C20 से CH39 तक। फाइटोल जिसे आप कहते हैं वहाँ पे उसे हम पोरफायरिन रिंग कह रहे थे, यहाँ पे फाइटोल है। हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, जबकि हेड जो था वो हाइड्रोफिलिक था। टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। रोल क्या है इसका टेल का, ये क्लोरोफिल को एंकोर करके रखता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दो टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ आर फंक्शनल ग्रुप। जो क्लोरोफिल ए है मिथाइल CH3 जो है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। और इनकी यहाँ पर देखें क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55H72O5 N4Mg एंड C55H70O6 N4Mg, ये इसका फॉर्मूला दिया गया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का। लाइट द ड्राइविंग एनर्जी। तो लाइट रिएक्शन की अगर हम देखें, लाइट द ड्राइविंग एनर्जी का जो टॉपिक है उसको देखें, तो यहाँ पे हमें दो तरह के स्पेक्ट्रम नज़र आते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें ये बताया जाता है कि कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये शो करता है कि हाउ मच लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ये शो करता है कि कौन सी जो है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कलर इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में कौन से कलर की इफ़ेक्टिवनेस है वो शो करता है। अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें तमाम पिगमेंट्स जो हैं से ये शो होती है, और इसकी जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये मेन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए, इससे जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रम शो होता है। इसकी पीक पीक देखें, अगर मैंने यहाँ नीचे डायग्राम बना के दिखाई है तो पीक जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। ये हाई पीक पर जाता है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो लो पर जाता है। तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की डायग्राम बनी हुई है, नीचे वेवलेंथ इन नैनोमीटर दिया हुआ है, और ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम है उसकी पीक हाई है, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक लो है। एफिशिएंसी अगर वैली देखें, वैली मतलब ये जो दरमियान में एक यानी टिप से दूसरी टिप के दरमियान का जो फासला होता है उसे वैली कहते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैली है ये बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि वैली वाइड है बहुत ज़्यादा, वैली बहुत ज़्यादा वाइड है, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो वैली है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। एफिशिएंसी अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी लो होगी, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी हाई होगी। तो ये मैंने आपको दो डिफरेंस बताए एंड दोनों के दरमियान, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन के दरमियान, कि इनके अंदर कितने, इन दोनों का काम क्या है, पीक किसकी हाई है किसकी लो है, वैली किसकी वाइड है नैरो है, एफिशिएंसी किसकी लो एंड हाई है। तो सबसे पहले जो एक्शन स्पेक्ट्रम था वो हम जर्मन बायोलॉजिस्ट TW एंगलमैन ने 1883 में ऑब्टेन किया था। ही वर्क इन स्पायरोगेरा, वो एक स्पायरोगेरा में ऑर्गेनिज्म में वर्क कर रहा था। तो विजिबल लाइट जो थी जिसकी वेवलेंथ 380 टू 750 नैनोमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो सिर्फ 1% जो है लाइट फॉल करती है लीफ पर, बाकी जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी जितनी भी अमाउंट लाइट की 100% अगर फॉल हो रही तो उसमें से 1% जो है वो लीफ पे आएगी, बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ जो होती है कॉज करती है हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ। इससे हमें पता चला कि ये जब ये वेवलेंथ होगी तो तब फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हाई होगी।
अच्छा, तो उससे पहले हमने रोल ऑफ ऑक्सीजन वाटर पढ़ा था। रोल क्या था वाटर का फोटोसिंथेसिस में। तो वाटर के साथ फोटोसिंथेसिस के अंदर एक और कंपाउंड भी होता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसका क्या रोल है? इसे फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्टेंट की फॉर्म में मौजूद होता है। शुगर इज़ फॉर्म ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। शुगर जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान बनती है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस्ड होता है एटीपी और NADH को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास जो शुगर है वो बनती है। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस कभी भी नहीं होगी। 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस अकर इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। जितनी भी फोटोसिंथेसिस दुनिया में हो रही है उसमें सिर्फ 10% जो है वो हमारे जो ज़मीनी पौधे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट वहाँ होती है। बाकी जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो लेक्स और पाउंड्स में हो रही है, पॉन्ड्स वगैरह में हो रही है, नदी नालों में हो रही है। एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस है के करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वो डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बाइकार्बोनेट्स एंड सॉल्युबल कार्बोनेट्स की फॉर्म में दैट प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। एयर जो है इसके अंदर तकरीबन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जबकि कार्बन वाटर के अंदर जो है वो 0.04 एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो 0.03 टू 0.04% तक मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू स्टोमेटा गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ते के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है और फिर वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाती है। 1/2% जो होती है लीफ सरफेस की, वहाँ पर आपको पता है स्टोमेटा होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री है लीव्स के अंदर वो डिपेंड करती है कि स्टोमेटा की ओपनिंग हुई है या नहीं। गॉड सेल जो होते हैं स्टोमेटा के, वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस टाइम होगी, इसको कंट्रोल करने के लिए गॉड सेल होते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं जो कि ओपनिंग होती है ये क्लोज़ होती है नाइट के टाइम, रात के वक्त ये क्लोज़ होती है। उसके बाद है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, अच्छा, तो इसमें मैं आपको बता दूं लाइट जो एनर्जी होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर वो चेंज हो जाती है ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड चेंज इनटू केमिकल एनर्जी ATP, NADPH2 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद रहेगा। और ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं ये ग्रेना के अंदर मौजूद होते हैं। ग्रेना के अंदर, ग्रेना आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है जहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा फोटोसिस्टम क्या होता है? फोटोसिस्टम भी यहाँ पर क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो गुच्छा होता है उसे आप फोटोसिस्टम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम को अगर हम देखें तो इसके पार्ट्स हैं, एक एंटीना है और एक रिएक्शन सेंटर है। एंटीना कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम का पार्ट है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और जो रिएक्शन सेंटर है ये क्या करता है, ये लाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, यानी कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब आपको मैंने फोटो सिस्टम के जो दो पार्ट्स हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, इनका मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सारे जो है इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो फोटो सिस्टम बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो है वो क्लस्टर होता है। उसके बाद लाइट एनर्जी जो है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में बाय द रिएक्शन नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन के थ्रू जिसे आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, जो कि ग्रेना कहाँ पे होता है ये रिएक्शन? ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो ब्रोकन डाउन इनटू द लाइट रिएक्शन बाय प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलाइसिस। अब वहाँ पर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद है तो उसको भी तोड़ा जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे आप हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ATP
जो है एजिमिलेटरी एनर्जी है, ये इन सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन में होती है। NADPH2 ये रिड्यूसिंग एनर्जी है क्योंकि ये रिड्यूस करती है हर चीज़ को। जबकि ऑक्सीजन क्या है जो यहाँ पर बना है यानी लाइट एनर्जी से, ये जो है बाई प्रोडक्ट है जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन सांस वगैरह लेते हैं उसकी, वहाँ से जो है ये हम ऑक्सीजन रिसीव करते हैं। तो ये लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होते हैं इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड लाइट कन्वर्जन। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है वो 2 तरह का है। एक क्लोरोफिल ए की जो फोटोसिस्टम 1 है एंड फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 1 जो उसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, जबकि फोटोसिस्टम 2 की जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर। अच्छा, उसके बाद यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है जी चेन भी इसे कहते हैं, फास्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर, तो ये आपको 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ मैंने आपको बनाकर दिखाया है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ देखें लाइट एनर्जी पड़ी है इसके ऊपर और ये वाटर भी मौजूद रहा है। यहाँ पे वाटर जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे देखें फोटोलाइसिस हुई है, लाइट एनर्जी पड़ी है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो वाटर से, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, जो वाटर से एक्सक्रीट आउट हुए हैं, ये फिर एक्सेलरेट होकर देखें प्राइमरी एक्सेप्टर की फॉर्म में आ गए हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर में देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लास्टोकोनिन है, वहाँ पर उन्होंने रिसीव किया, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, ये सारे जो है ट्रैवल करते जा रहे हैं। इस ट्रैवलिंग जो फॉर्म है इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ये इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए, उसके बाद जो है ये प्लास्टोसायनिन के अंदर ये कॉपर कंटेनिंग होता है, जबकि प्लास्टोक्विनिन आयरन कंटेनिंग होता है। तो यहाँ पे देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल करते आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, यहाँ पे जब ये ट्रैवल हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो जैसे ही होता है तो आपको पता है एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे देखें एटीपी का मॉलिक्यूल बन गया एक। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं फिर इसे रिसीव कर लेगा फोटोसिस्टम 1 जिसकी वेवलेंथ थी 700 नैनोमीटर। तो यहाँ देखें ये लाइट एनर्जी पड़ी तो ये एक्सेलरेट होकर फिर वहाँ पर ऊपर प्राइमरी एक्सेप्टर मौजूद है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर ने इसे रिसीव किया और यहाँ पे देखें FD जो है मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे फिर से शुरू हो गई और यहाँ NADPH पॉजिटिव रिडक्टेज ये भी मौजूद है। यहाँ NADPH पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए और वो रिड्यूस हो गया। अब यहाँ देखें NADPH2 की फॉर्मेशन हो चुकी है, NADPH2 की, तो ये जो है हमारे पास एनर्जी की फॉर्म बन चुकी है। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसे जी स्कीम भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो Z की फॉर्म में है। जो पहला फेस है उसे नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो साइक्लिक फास्फोराइलेशन है। प्लांट्स के अंदर अगर मोर NADPH एंड ATP जो है वो कम होगी और NADPH2 ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा फेरोडॉक्सिन टू साइटोक्रोम C, फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ। नॉन साइक्लिक के अंदर जो है फोटोसिस्टम 1 एंड 2 इन्वॉल्व होते हैं, जबकि साइक्लिक के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। 2 नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों इन्वॉल्व होंगे, जबकि साइक्लिक के अंदर जस्ट 1 इन्वॉल्व होगा। तो ये था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। हाँ, इसके बाद जो है कुछ टॉपिक मैं अभी आपको आगे चल के पढ़ाती हूँ।